अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमारी डिस्कशन जीएम काउंटर पे उसी पॉइंट से आगे चलेगी जहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर पे ब्रेक लगाया था। हम आज के इस लेक्चर में मज़ीद कुछ लिमिटेशंस ऑफ जीएम काउंटर देखेंगे। हम ये देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स, ये जो लिमिटेशंस इस जीएम काउंटर के साथ एसोसिएटेड हैं, इनका कोई सोल्यूशन है या नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, और एंड पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस जीएम काउंटर के कुछ फ़ायदे, एडवांटेजेस और कुछ नुकसानात, जिन्हें लिमिटेशंस भी हम कह रहे हैं, वो क्या है। यानी कि हम एंड पे इसके प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का एक छोटा सा कंपैरिजन भी करेंगे। तो चलिए बगैर किसी ताखीर के चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर अपनी गुफ्तगू को पहले से की गई गुफ्तगू से एक कदम आगे लेके चलते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये आयनाइजेशन की बुनियाद पे डिफरेंट रेडिएशंस को डिटेक्ट करता है, काउंट करता है। ये भी बता चुका हूँ कि जब भी कोई रेडिएशन इस जीएम काउंटर में दाखिल होती है, आइंस प्रोड्यूस करती है। जो पहला आइन वो प्रोड्यूस करेगी पॉजिटिव आइन, साथ एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रॉन कास्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर देगा। जब वो तमाम इलेक्ट्रॉन्स एनोड पर डिटेक्ट होंगे तो एक ही पल्स ऑफ करंट की सूरत में डिटेक्ट होंगे, यानी कि एक सिंगल काउंट रिजल्ट में आएगा। तो मैंने इस पे पहली लिमिटेशन आपको ये बताई थी कि ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता अल्फा, बीटा और गैमा में। ये डिफरेंट एनर्जीज के पार्टिकल्स में भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। फिर मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स ये भी बताया था कि जब तक सारे के सारे आइंस इस गैस में से क्लियर ना हो जाएं, ये फर्दर रेडिएशंस को डिटेक्ट नहीं कर सकता। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में यही बात देखी थी। हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें तो अपनी एनोड तक पहुंचते हुए 10⁻⁻6 सेकंड्स का टाइम लगता है, लेकिन जो पॉजिटिव आइंस हैं जैसे कि नियॉन्स, इन्हें अपनी कैथोड तक पहुंचते हुए 10⁻⁴ सेकंड्स का टाइम लगता है। डियर स्टूडेंट्स, इस 10⁻⁴ सेकंड्स के टाइम में फर्दर आने वाली रेडिएशन डिटेक्ट नहीं हो पाती। हमारा जीएम काउंटर इनएक्टिव हो जाता है, इसीलिए इसे डेड टाइम कहते हैं। सो ये वो सारी की सारी डिस्कशन है जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। रिकैप देना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो 2 लेक्चर्स पहले ले चुका है, उसकी डिस्कशन पहले 2 लेक्चर्स पर मुश्तमिल है। अब हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, इसलिए उसे ज़रा थोड़ा सा रिकॉल करना ज़रूरी था। स्टूडेंट्स, आगे चलें। अभी भी बात ख़त्म नहीं हुई। रेडिएशंस डिटेक्ट तो हो गई हैं, डेड टाइम का पता भी चल चुका है, ये भी पता चल चुका है कि ये स्लो काउंटर है, ये भी पता चल चुका है कि ये फास्ट काउंटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये भी पता चल चुका है डियर स्टूडेंट्स कि डिफरेंट पार्टिकल्स को ये डिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकता। अगला प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स? अगला प्रॉब्लम क्या है, आए आपको समझाता हूं। इसको समझने के लिए आपको दोबारा से ज़रा इस जीएम काउंटर की कैथोड और एनोड पर एक लम्हे के लिए फोकस करना पड़ेगा। सो दिस इज द कैथोड, कैरीज नेगेटिव चार्ज, और नीचे एनोड मौजूद है, कैरी पॉजिटिव चार्ज। चलें इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, अल्फा का पार्टिकल या कोई भी रेडिएशन आई इस जीएम काउंटर में दाखिल होते साथ ही उसने आइंस प्रोड्यूस किए। उन इलेक्ट्रॉन्स ने जो आयनाइजेशन के नतीजे में प्रोड्यूस हुए, उन्होंने फर्दर आयनाइजेशन कॉज की, जिसे हमने कास्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहा था। वो सारा कास्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻6 सेकेंड्स में एनोड पर आकर कैप्चर हो गया। जब एनोड पर आया तो एक सिंगल पल्स ऑफ करंट की सूरत में जीएम काउंटर ने ये एक रेडिएशन को डिटेक्ट कर लिया। ऑलराइट, सो डिटेक्शन तो हो गई, मसला ख़त्म नहीं, मसला ख़त्म नहीं। अभी भी मैं बता चुका हूं आपको कि इस जीएम काउंटर की ट्यूब में गैशियस आइंस मौजूद हैं। नियॉन का पॉजिटिव आइन यहां ही मौजूद होगा। डियर स्टूडेंट्स, इस नियॉन के पॉजिटिव आइन को ऊपर कैथोड तक जाते हुए ज्यादा वक्त लग रहा है, 10⁻⁴
-4 सेकंड्स लग रहे हैं। ये डेड टाइम था, ये भी समझ लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है डियर स्टूडेंट्स, ये मैसिव पार्टिकल है, ऊपर जाते जाते टुवर्ड्स दिस कैथोड ये अट्रैक्ट होते होते अपनी काइनेटिक एनर्जी गेन करता जाता है। काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ मोमेंटम भी बढ़ता जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस लम्हे ये नियॉन का पॉजिटिव आइन अपनी कैथोड पर जाके टकराता है, उस इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल होता है, क्योंकि कैथोड एक्सेस नेगेटिवली चार्ज्ड है, उसी टाइम कैथोड की सरफेस से कलयन के दौरान ये कैथोड के इलेक्ट्रॉन को भी नॉकआउट कर देता है। डियर स्टूडेंट्स, ये बात थोड़ी सी समझने वाली है। आपको याद है आपने एक्सरेज में क्या पढ़ा था? आपने एक्सरेज में कहा था कि फकत एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन आप एक्सेलरेट करवा के टारगेट पे मारते हैं। आपको डायग्राम याद है? और वो छोटा सा इलेक्ट्रॉन टारगेट मेटल के इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करता था, और फिर इनर शेल ट्रांजिशन होती थी और एक्सरेज प्रोड्यूस होती थी। तो एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन एक हैवी मेटल के इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर सकता है। तो ये छोटा सा तो नहीं है, ये तो एक बड़ा सा नियॉन का पॉजिटिव आइन है। जब ये जाके मेटल की सरफेस को टकराएगा डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? ये मेटल की सरफेस से टकराने पर मेटल से फर्दर इलेक्ट्रॉन्स नॉक आउट कर सकता है। तो जिस टाइम ये सब कुछ हो रहा होगा, तब हमारे जीएम काउंटर में क्या सिचुएशन होगी? चलिए देखते हैं। ये तमाम इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर हो चुकी हैं 10⁻⁻6 सेकंड्स में। 10⁻⁻4 सेकंड्स के बाद जाके पॉजिटिव आइंस कैथोड पे टकराए, और टकरा के इन पॉजिटिव आइंस ने डियर स्टूडेंट्स क्या किया? फर्दर इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन फ्रॉम कैथोड कर दी। सो ये पॉजिटिव आइन when collided with the cathode खुद तो न्यूट्रल हो गया, और साथ एक इलेक्ट्रॉन और एक्सपेल कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन और कैथोड की सरफेस से नॉकआउट कर दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसी तरह से जितने भी आइंस यहाँ पर हैं वो सारे के सारे जाके जब कैथोडिक सरफेस को टकराएंगे, अपने मोमेंटम से कैथोड की सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे। तो आपकी जीएम काउंटर की गैस तो फिर इलेक्ट्रॉन से भर जाएगी, क्योंकि जितने पॉजिटिव आयंस थे वो सब जाके टकराएंगे कैथोड पे, कैथोड से फिर एक एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और फिर वो इलेक्ट्रॉन फर्दर मौजूद नियॉन के एटम्स को आयनाइज करेगा, फिर एक कास्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएगी। वो कास्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिर से एनोड पे जाके डिटेक्ट हो जाएगी, और एनोड एक काउंट बढ़ा देगा। डियर स्टूडेंट्स, एनोड पर जब दोबारा इलेक्ट्रॉन्स आकर टकराए और एनोड ने करंट की सूरत में जो आउटपुट भेजी, उसने काउंट बढ़ा दिया, लेकिन अभी दोबारा अल्फा तो नहीं आया था, अल्फा तो फर्स्ट टाइम ही आया था। यानी कि अगर सारी बात को मैं सम अप करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि एक दफा अल्फा पार्टिकल आया, उसने आयनाइजेशन की, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए, वो एनोड पे गए, कैप्चर हो गए, काउंट हो गया, अल्फा गुजर चुका है। आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव आयंस ऊपर गए, जाके कैथोड से टकराए, फर्दर इलेक्ट्रॉन्स कैथोडिक सरफेस से एमिट करवाए, वो इलेक्ट्रॉन्स फिर फर्दर आयनाइजेशन कॉज करेंगे, फिर कास्केड प्रोड्यूस हो जाएगा, फिर जाके दोबारा एनोड पे वो डिटेक्ट हो जाएंगे और काउंट बढ़ जाएगा। सो इस बार जो काउंट बढ़ा है, ये काउंट फेक है, ये काउंट रेडिएशन के दोबारा आने की वजह से नहीं बढ़ा, ये काउंट सिर्फ इस नियॉन के आइन से कैथोड की सरफेस पे कलयन के नतीजे में पैदा होने वाले इलेक्ट्रॉन से बढ़ा है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस काउंट इज कॉल्ड एज स्पीरियस काउंट्स, फेक काउंट्स।
ये स्पीरियस काउंट्स इन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स के पैदा होने के नतीजे में बढ़ जाते हैं। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आयंस जब कैथोड से टकराता है तो प्रोड्यूस करता है, जिसके नतीजे में गलत रीडिंग, गलत काउंट्स आउटपुट में आ जाते हैं। तो ये भी इसी जीएम काउंटर का एक बहुत बड़ा फ्लॉ, एक मसला है कि इसमें कभी भी करेक्ट मेजरमेंट्स नहीं आती, मेजरमेंट्स गलत हो सकती हैं, स्पीरियस काउंट्स आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्पीरियस काउंट्स हैं ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स के नतीजे में आते हैं। तो चलिए फिर इसे भी लिख देते हैं लिमिटेशन 3 की सूरत में। सो लेट्स राइट लिमिटेशन नंबर 3 डियर स्टूडेंट्स। अब इस लिमिटेशन नंबर 3 में हम लिखेंगे when neon ions will collide with the surface of cathode, they will eliminate the secondary electrons from cathodic surface. बुलेट की फॉर्म में, पॉइंट की फॉर्म में लिखते हैं when neon ions will hit the cathode surface, they will knock out the electron from the surface of cathode। तो हुआ क्या कि उसने फिर इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर दिया कैथोड की सरफेस से। When neon ions will hit the cathode surface, they will knock out the electrons from the surface of cathode। इन्हें हम क्या कह रहे हैं dear students? These electrons are called, कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर अगला पॉइंट लिखते हैं। When these electrons will be detected on anode, they will give rise to the spurious counts। चलिए लिख देते हैं when these electrons will be detected on anode, they will give rise to the spurious counts। यानी कि जब ये डिटेक्ट होंगे तो जाहिर है ये डिटेक्ट तो हो जाएंगे, हालांकि रेडिएशन मौजूद ही नहीं है, तो ये जो आउटपुट में काउंट्स का इजाफा करेंगे वो फेक काउंट्स है। फेक को स्पीरियस कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो दे विल गिव राइज टू द स्पीरियस काउंट्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो आपने इसकी थर्ड लिमिटेशन भी समझ ली। अब इस लिमिटेशन का सोल्यूशन क्या है डियर स्टूडेंट्स? डेड टाइम जो 10⁻⁻⁴ सेकंड्स का है, जिससे हम ये कहते हैं कि हमारा जीएम काउंटर स्लो है, उसे तो आप नहीं कम कर सकते। हाँ, लेकिन सुपीरियस काउंट्स रिड्यूस किए जा सकते हैं। ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स की प्रोडक्शन है कि जो ये पॉजिटिव आयंस ऑफ नियॉन जाके कैथोड से टकराते हैं और जो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, जो सुपीरियस काउंट्स प्रोड्यूस करते हैं, ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स की प्रोडक्शन रिड्यूस की जा सकती है। कैसे? इसका सोल्यूशन क्या है? चलें जी, इसके सोल्यूशन पे अब बात करते हैं। सो व्हाट इज द सोल्यूशन टू रिड्यूस दीज सुपीरियस काउंट्स? देखिए डियर स्टूडेंट्स, स्पीरियस काउंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन से, और ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स इस नियॉन के आयन के कैथोड की सरफेस पे जाके जोर से लगने पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। ज्यादा एनर्जी के साथ नियॉन का पॉजिटिव आयन जाके कैथोड की सरफेस को टकराएगा, ज्यादा मोमेंटम से टकराएगा, तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड की सरफेस से निकाल देगा। स्टूडेंट्स, अगर आप किसी तरह से इस नियॉन के पॉजिटिव आयन की एनर्जी को कम कर दें, एनर्जी कम कर दें, इसका मोशन डैम्प कर दें, इसका मोमेंटम रिड्यूस कर दें,
कि कम मोमेंटम और कम एनर्जी के साथ जाके अगर ये कैथोड की सरफेस को टकराए तो सिर्फ कैथोड से अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके खुद को न्यूट्रल करे, ना कि कैथोड की सरफेस से एक सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एमिट करे। तो फिर जब सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा तो फिर हमारे स्पीरियस काउंट्स भी नहीं बढ़ेंगे, हमारा जीएम काउंटर हमें ठीक रीडिंग बताएगा। तो अब आपने करना क्या है, इसकी एनर्जी को किसी तरह से रोकना है, डैम्प करना है। स्टूडेंट्स, एनर्जी को कैसे कम किया जाए? दो तरीके हैं। पहला तरीका चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टूडेंट्स, इस पहले तरीके को गैस क्विंचिंग कहते हैं। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ, समझाता हूँ कि गैस क्विंचिंग क्या होती है। सो व्हाट इज मेंट बाय गैस क्विंचिंग डियर स्टूडेंट्स? चलिए गैस क्विंचिंग पहले हम समझते हैं, फिर मैं आपको लिखवा भी दूंगा कि गैस क्विंचिंग में हम करते क्या। स्टूडेंट्स, हम गैस क्विंचिंग के लिए यानी इन स्पीरियस काउंट्स की रिडक्शन के लिए, यानी कि इन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को पैदा होने से रोकने के लिए इस जीएम काउंटर में एक और गैस को फिल कर देते हैं। इसमें प्रिंसिपल गैस आपने देखा था नियॉन फिल है, इसमें नियॉन के साथ एक और गैस फिल की जाती है, इसे क्विंचिंग गैस कहते हैं। सो मैं लिखता हूं quenching gas is filled with principal gas in order to reduce the production of सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स की प्रोडक्शन को रोकने के लिए एक क्विंचिंग गैस भी फिल कर दी जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रिंसिपल गैस के साथ जो क्विंचिंग गैस फिल की जा रही है वो कौन सी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन सी गैस है क्विंचिंग गैस। हम आम तौर पर डियर स्टूडेंट्स जो क्विंचिंग गैस फिल करते हैं प्रिंसिपल गैस के साथ वो कोई हेलोजन है, और नॉर्मली फिल की जाने वाली क्विंचिंग गैस ब्रोमीन है। स्टूडेंट्स, अब मुझे यकीन है कि आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर हमने नियॉन के साथ क्विंचिंग गैस ब्रोमीन ही क्यों फिल की है, हम अपनी मर्जी से क्यों ब्रोमीन फिल कर रहे हैं, हम कोई और गैस क्यों नहीं सर फिल कर रहे। तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहे, हम फिजिक्स के रूल्स, कानून और प्रिंसिपल्स को देखते हुए हर काम, हर स्टेप, हर कदम उठाते हैं। हमने यहां पे ब्रोमीन गैस इसलिए फिल की है डियर स्टूडेंट्स क्योंकि ब्रोमीन का आयनाइजेशन पोटेंशियल प्रिंसिपल गैस से कम है। स्टूडेंट्स, आमतौर पे वो गैस क्विंचिंग गैस के तौर पे प्रेफर की जाती है जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल प्रिंसिपल गैस से कम हो। आयनाइजेशन पोटेंशियल से क्या मुराद है, यानी कि डियर स्टूडेंट्स ब्रोमीन गैस को आयनाइज करना नियॉन से आसान है, यानी कि जब भी आयनाइजेशन होगी तो नियॉन से पहले ब्रोमीन की आयनाइजेशन ज्यादा मिकदार में हो जाएगी, और अगर ऐसा होगा तो इससे हमारा पर्पस सर्व हो जाएगा। कैसे, चलें आगे चल के देखते हैं। तो हमने यहां पर ये बात बताने का मकसद ये था कि क्लियर कर दूं कि वो गैस फिल करनी है कि जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल शुड बी लेस देन द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नियॉन, नियॉन से कम हो। नियॉन का आयनाइजेशन पोटेंशियल और डियर स्टूडेंट्स तकरीबन 23 है, और जबकि डियर स्टूडेंट्स इस ब्रोमीन के लिए 11 के करीब है, 11.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है, तो 11.8 वोल्ट इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स चलिए फिर अगली गुफ्तगू को और आगे लेके चलते हैं कि क्विंचिंग गैस फिल करने से आखिर होगा क्या। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि क्विंचिंग गैस वो हो कि जिसमें ये तवज्जो की जाए कि इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल लेस देन नियॉन हो, लेस देन प्रिंसिपल गैस हो। ऐसा करने पे क्या होगा, आइए मैं आपको यहां पर ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये फिर से एक कैथोड, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज
और नीचे हमारे पास एनोड, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज। स्टूडेंट्स देखिए, हमने प्रिंसिपल गैस फिल की थी ताकि हम नियॉन पॉजिटिव को डैम्प कर सकें, इसकी एनर्जी रिड्यूस कर सकें, ताकि जब जाके ये ऊपर कैथोड से टकराए तो इतने जोर से ना टकराए, इतने मोमेंटम से ना टकराए कि उससे इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करना शुरू कर दे। देखते हैं अब हमारा पर्पस सर्व किस तरह से हो रहा है। स्टूडेंट्स ये जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, Br2। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर होने क्या वाला है। ये हमारे पास नियॉन के एटम्स हैं। नियॉन यानी कि प्रिंसिपल गैस ज़्यादा मकदार में फिल की जाती है, माइनर बहुत माइनर मकदार में हम फिल करते हैं अपनी क्विंचिंग गैस को। तो ये देखें हमारे पास ज़्यादा मकदार में नियॉन है। स्टूडेंट्स अब होगा क्या, जब रेडिएशन आएगी, इस रेडिएशन की वजह से इस मिक्सचर में जो ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी आयनाइज होंगे। ये बड़ा होता है मॉलिक्यूल, और रेडिएशन से ये पहले आयनाइज होगा। बता चुका हूं कि द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द क्विंचिंग गैस शुड बी लेस देन द प्रिंसिपल गैस। तो डियर स्टूडेंट्स इस पर आ जाएगा पॉजिटिव आयन। आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही आयनाइज होगी, यकीनन नियॉन के भी पॉजिटिव आयन्स बनेंगे। डियर स्टूडेंट्स नियॉन ने तो देर लगानी है इस ऊपर वाले कैथोड तक पहुंचते हुए। ये जो ब्रोमीन के मॉलिक्यूलर पॉजिटिव आयन्स हैं, ये जल्दी नियॉन के पॉजिटिव आयन से पहले ही कैथोड पे पहुंच जाएंगे। और चूंकि ब्रोमीन एक हैलोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो डियर स्टूडेंट्स ये इस कैथोड को जाके टकरा के इलेक्ट्रॉन नहीं लेगी। ये डियर स्टूडेंट्स कैथोड के करीब जाके हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके न्यूट्रल हो जाएगी। सो जो ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है वो सिर्फ इस कैथोड के करीब जाके न्यूट्रल हो जाएगा। अब न्यूट्रल होने के बाद डियर स्टूडेंट्स असल मजा आएगा बात सुनने का। ये जो नियॉन का मॉलिक्यूल है, अब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल नीचे आ रहा है और नियॉन का पॉजिटिव आयन ऊपर जा रहा है। स्टूडेंट्स नियॉन का पॉजिटिव आयन जब मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन को टकराएगा तो क्या होगा। ये मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन है, ये नियॉन का पॉजिटिव आयन है। व्हेन दिस positive ion of neon will hit the bromine molecule, the energy, the kinetic energy of this neon positive ion will be utilized to split this molecule of bromine into two neutral atom of bromine। ये जो नियॉन की पॉजिटिव आयन की जो काइनेटिक एनर्जी है, ये टकरा कर इस ब्रोमीन के मॉलिक्यूल को ब्रोमीन के दो एटम्स में स्प्लिट कर देगी, जिससे नियॉन का आपने देखा मोशन डैम्प हुआ है, जिससे नियॉन पॉजिटिव आयन्स की एनर्जी कम हो जाएगी, ये स्लो डाउन हो जाएंगे, इनका मोमेंटम रिड्यूस कर जाएगा। अब जब ये नियॉन पॉजिटिव आयन्स जाके कैथोड पे टकराएंगे तो डियर स्टूडेंट्स सिर्फ उससे इलेक्ट्रॉन लेके कैप्चर करेंगे, वो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड में से नॉकआउट नहीं करेंगे। यानी कि अब सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। जब सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो डियर स्टूडेंट्स ये जो स्पीरियस काउंट्स हैं ये भी रिड्यूस हो जाएंगे या ख़त्म भी हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स चलिए फिर यहाँ पर लिख देते हैं इसी पॉइंट को थोड़ा सा आगे। क्वेंचिंग गैस आपने फिल की, क्वेंचिंग गैस फिल करने के बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज गैस मस्ट हैव आयनाइजेशन potential less than the ionization
potential of प्रिंसिपल गैस। सो ये जो गैस है ये हम जो गैस लिख रहे हैं ये क्विंचिंग गैस की बात कर रहे हैं। सो क्विंचिंग गैस का पोटेंशियल शुड बी लेस देन द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द प्रिंसिपल गैस। ओके, इससे क्या होगा, आयंस ऑफ क्विंचिंग गैस फर्स्ट प्रोड्यूस होंगे या वो कैथोड पर जाके न्यूट्रल होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, दे विल कोलाइड विद द पॉजिटिव आयंस ऑफ नियॉन, और नियॉन की काइनेटिक एनर्जी उन मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमीन को स्प्लिट करने में खर्च हो जाएगी। चलिए डियर स्टूडेंट्स, फिर इसी बात को थर्ड पॉइंट में लिख लेते हैं, इसी के सॉल्यूशन के थर्ड पॉइंट में। द एनर्जी ऑफ नियॉन positive ions will be consumed in splitting the bromine molecule into bromine atoms. So the energy of neon positive ions will be consumed, कहाँ खर्च होगी, in splitting the bromine molecule into bromine atoms. These atoms will recombine to form the molecule later on. बाद में ये दोबारा मिलके molecule बना देंगे. So these atoms will recombine to form the bromine molecules later on. वो बाद में दोबारा रिकम्बाइन करके मॉलिक्यूल्स ही बना लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बात तो आपने देख ली, बहुत सिंपल नहीं है, मुश्किल बात और कोई नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर इसी बात को लिखते हैं। सो अब मैं लिखूंगा, इससे क्या होगा, नाउ दीज नियॉन पॉजिटिव आयंस will not produce secondary electrons, and the spurious counts will be reduced as well. और इससे जो हमारी स्पीरियस काउंट्स वाली प्रॉब्लम है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। सो नाउ दीज नियॉन पॉजिटिव आयंस विल नॉट प्रोड्यूस सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स एंड द स्पीरियस काउंट्स विल बी रिड्यूस्ड एज वेल। सो ये बातें बहुत सिंपल थी, उम्मीद करता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स ये बातें क्लियर होंगी, लेकिन अभी भी कुछ बातें इस जीएम काउंटर पर अनक्लियर्ड है, कुछ बातें अभी भी बाकी हैं। स्टूडेंट्स, आपने सुना कि इस जीएम काउंटर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। पहला मसला तो ये है कि थोड़ा सा इसका वर्किंग मैकेनिज्म ही कॉम्प्लेक्स है। गैस फिल होगी, रेडिएशन आएगी, फिर आयनाइजेशन का प्रोसेस होगा, आयंस डिटेक्ट होंगे, करंट प्रोड्यूस होगा, थोड़ा सा जरा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ जो पहला प्रॉब्लम था डियर स्टूडेंट्स वो ये था, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में लिखवा चुका हूँ कि जो रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी उनमें डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, अल्फा बीटा है, गैमा है, कौन सी है, ना ही ये डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि जो दो आने वाली रेडिएशंस हैं उनमें से ज़्यादा एनर्जेटिक कौन सी है और लेस एनर्जेटिक कौन सी है। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश द रेडिएशन। उसके बाद ये प्रॉब्लम है कि ये स्लो है, डेड टाइम के अंदर अंदर आने वाली जो अगली रेडिएशन है वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगी।
तीसरा ये प्रॉब्लम है कि स्पीरियस काउंट्स भी दे सकता है, इसके बावजूद भी ये जीएम काउंटर्स यूज़ हो रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये यूज़ कहाँ हो रहे हैं, इनका फ़ायदा क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर अगले लाइट बोर्ड पे लिख लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस और कुछ यूजेस, ताकि एक कंपैरिजन क्रिएट किया जा सके इसके फ़ायदे और नुकसानात में। फिर डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो से अगला रेडिएशन डिटेक्टर है मैं उसमें इसका कंपैरिजन दोबारा से करवाऊंगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स अगले लाइट बोर्ड की जानिब चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ बढ़ने से पहले जो आपने स्पीरियस काउंट्स का प्रॉब्लम देखा और उसका सोल्यूशन देखा जिसे हमने गैस क्वेंचिंग कहा, एक और सोल्यूशन भी है, वो भी जरा देख लीजिए, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग। इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग में क्या होता है, इसे समझने के बाद हम फाइनली एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करके अपने इस टॉपिक को यहाँ पे ख़त्म करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग पर। इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग से भी स्पीरियस काउंट्स को हल किया जा सकता है, स्पीरियस काउंट्स को कम किया जा सकता है। देखिए, स्पीरियस काउंट्स को कम करने का तरीका सिर्फ एक है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को लेस प्रोड्यूस किया जाए। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स की प्रोडक्शन कम करने का तरीका यह है कि जो नियॉन जाके कैथोड पर टकराएगा उसकी एनर्जी कम कर दी जाए, ताकि जब जाके टकराए तो कम एनर्जी से टकराने पर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस ना कर सके। अगर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो स्पीरियस काउंट्स भी ख़त्म हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग से ये मसला कैसे हल किया जा सकता है, ये समझने के लिए पहले गौर करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग है क्या। डियर स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि ये फिर से हमारी कैथोड है, कैथोड कैरीज द नेगेटिव चार्ज, और ये रही हमारी नीचे एनोड, एनोड कैरीज द पॉजिटिव चार्ज, ये हमारी पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड है। डियर स्टूडेंट्स, अब जरा मैकेनिज्म समझिएगा इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग का। जब पहली रेडिएशन आई, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए, गौर से सुनिएगा, आयनाइजेशन के नतीजे में जो कास्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमने आज से 2 लेक्चर पहले पढ़े थे वो प्रोड्यूस हुए। वो कास्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिटेक्ट हो गए, आउटपुट में काउंट बढ़ गया जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्ट हो गए, यानी कि राइट आफ्टर 10⁻⁻⁶ सेकेंड्स, आफ्टर 1 माइक्रोसेकेंड, जैसे ही कास्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट होके आउटपुट आ गई, हम इलेक्ट्रॉनिकली इस एनोड के पोटेंशियल को नेगेटिव कर देते हैं। सो द पोटेंशियल ऑफ दिस एनोड इज स्विच्ड टू नेगेटिव। ये पॉजिटिव अब जले जाएंगे और यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इन दोनों में से एनोड कौन सी है, इसे भी हमने नेगेटिव कर दिया, ये भी नेगेटिव है। तो जवाब ये है कि यही कैथोड है, जो ये वाली है जो पहले एनोड थी वो अभी भी एनोड है। सवाल ये है कैसे। डियर स्टूडेंट्स, कैथोड पे तो नेगेटिव चार्ज था, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन्स के कैप्चर होने के बाद आपने इसे नेगेटिव किया। डियर स्टूडेंट्स, एनोड पे जो नेगेटिव चार्ज दिया जाता है, तो नेगेटिव चार्ज देते वक्त ये ख्याल किया जाता है कि इतना ज़्यादा नेगेटिव ना हो जाए कि वो कैथोड से भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाए, नहीं। So the charge of anode is set in such a way that it is little bit at higher potential than cathode. यानी नेगेटिव तो है एनोड, लेकिन फिर भी ये कैथोड की निस्बतन थोड़े से हायर पोटेंशियल पर है, यानी इतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं है जितनी कैथोड है। यानी कि अभी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी डियर स्टूडेंट्स, वो यही होगी फ्रॉम एनोड टू कैथोड। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा कि अगर ये एनोड पॉजिटिव ही रहे जैसे कि पहले था, तो डियर स्टूडेंट्स फिर नियॉन के पॉजिटिव को ऊपर जाते हुए ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि इस वक्त नीचे पॉजिटिव इसे रिपेल कर रहा है, ऊपर नेगेटिव इसे अट्रैक्ट कर रहा है। ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से जाके जब ये कैथोड को टकराता है तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं और स्पीरियस काउंट्स बढ़ जाते हैं। लेकिन अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, अब जब
ये नियॉन का पॉजिटिव इस सूरत हाल में ऊपर जाएगा तो ऊपर वाला ज्यादा नेगेटिव है, नीचे वाला लेस नेगेटिव है, तो ऊपर से तो इसे अट्रैक्शन मिल रही है, साथ नीचे से भी अट्रैक्शन मिल रही है। लेकिन चूंकि ऊपर की अट्रैक्शन जरा ज्यादा है तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर ही होगी, टुवर्ड्स कैथोड ही होगी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, नीचे वाली अट्रैक्शन से इसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस कर जाएगी, इसका मोमेंटम कम हो जाएगा। अब जाके जब ये कैथोड पे टकराएगा तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रोड्यूस होंगे, जिसकी वजह से स्पीरियस काउंट्स नहीं आएंगे। तो चलिए फिर इसका सॉल्यूशन नंबर 2 जो है उसे भी लिखते हैं। सो सॉल्यूशन नंबर 2, जल्दी से इसे भी लिख लेंगे। द सॉल्यूशन नंबर 2 इज इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग। तो इसका नाम लिख देते हैं, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग माय डियर स्टूडेंट्स। अब इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग में क्या सिनेरियो है हम समझ चुके हैं, चलिए इस बात को एक्सप्लेन कर देते हैं अल्फाज में। When the electrons are captured on anode, the potential of the anode is reversed to negative. चलिए लिखते हैं, when the electrons are detected at anode, potential of anode is reversed to negative। उस लम्हे हम क्या करते हैं, एनोड का पोटेंशियल रिवर्स करके उसे नेगेटिव कर देते हैं। लेकिन नेगेटिव करते हुए ये ध्यान जरूर रखा जाता है कि इट शुड नॉट बी मोर नेगेटिव देन कैथोड। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स पर लिखते हैं इसे, द एनोड should be negative but still be at higher potential than cathode। सो नेगेटिव तो हो जाएगा लेकिन फिर भी it should be still at higher potential देन कैथोड। तो इसका पोटेंशियल फिर भी कैथोड से हायर ही होना चाहिए, यानी कैथोड से भी ज्यादा नेगेटिव ना हो जाए। इससे क्या होगा डियर स्टूडेंट, सिर्फ कैथोड की तरफ जाने वाले नियॉन पॉजिटिव की एनर्जी कम होगी। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, द energy of neon ions will be reduced and no secondary electrons will be produced। तो क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, इसके नतीजे में energy of neon ions will be reduced, कम हो जाएगी, and no secondary electrons will be produced, और कोई secondary electron produce नहीं होंगे, लिहाजा हमारा स्पीरियस काउंट्स वाला प्रॉब्लम भी हल हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दूसरा सोल्यूशन जिसे इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग कहते हैं, मैंने वो भी आपके सामने रखा। तो चलिए अब ज़रा बात कर लेते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की, इसके फ़ायदे और नुकसानात की। शुरू करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस से। सो डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके डियर स्टूडेंट्स? डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है, वी कैन नॉट measure the energy of radiation। So energy of radiation cannot be measured।
रेडिएशन की एनर्जी नहीं मेजर की जा सकती इससे। दूसरा डियर स्टूडेंट्स, इससे हम फास्ट काउंटिंग भी नहीं कर सकते। सो लिख देते हैं नॉट suitable for fast countings। तो ये फास्ट काउंटिंग्स के लिए भी सूटेबल नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, स्लो मशीन है ओनली गुड फॉर स्लो काउंटिंग्स। फिर उसके बाद ये स्टूडेंट्स और क्या प्रॉब्लम है इसके साथ? Spurious counts give rise to the wrong results. Spurious counts can give rise to wrong results. इससे हमारे रिजल्ट्स गलत भी आ सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स फिफ्थ प्रॉब्लम क्या है? ये सारे का सारा जो वर्किंग मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। सो प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स? वर्किंग इज कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा मुश्किल काम है सारा। तो ये स्टूडेंट्स इसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि आपको इसमें वोल्टेज ज्यादा अप्लाई करने पड़ते हैं। सो हाई वोल्टेजेस should be applied। सो ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करने पड़ते हैं। आपको मैंने बताया था पहले लेक्चर में कि आर्गोन के लिए अप टू 1000 वोल्ट्स अप्लाई करने पड़ते हैं। सो कितने? अप टू 1 किलो वोल्ट्स फॉर आर्गोन। किलो को 1000 कहते हैं, तो आर्गोन के लिए तकरीबन हमें 1000 वोल्ट्स तक की भी जो सप्लाई है वो अटैच करनी पड़ती है। तो ये इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने के बावजूद फिर से यूज़ क्यों किया जाता है? इसके एडवांटेजेस क्या हैं? डियर स्टूडेंट्स, इसके एडवांटेजेस में एक ही एडवांटेज है, वो ये है कि इससे हम रेंजेस और पेनिट्रेशन डिफरेंट रेडिएशंस की फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यूज्ड for the measurement of range and penetration of different radiations। different radiations के लिए range और पेनिट्रेशन की मेजरमेंट की जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चंद इसके फायदे हैं और ये चंद इसके नुकसानात हैं। एक डिटेल्ड डिस्कशन हमने गीगर मुलर काउंटर के ऊपर की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई है। डियर स्टूडेंट्स, अपना बेइंतहा ख्याल रखें। मैं आपसे मुलाकात करूंगा आने वाले अगले लेक्चर्स में। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।